अब देखो, अब इसके पहले वाले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल चुके हैं और ये भी प्रूफ किया था कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व। अब हम इस वीडियो में टॉपिक सिर्फ लेंगे सिंपल पेंडुलम। स्टार्टिंग में जैसे समझाते समय सिंपल पेंडुलम ही लिया था, बट तब मैंने बोल दिया था कि सिंपल पेंडुलम लीनियर एसएचएम में अभी फिलहाल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो लीनियर नहीं था। देखो ध्यान दो, ये पेंडुलम उसको यहाँ तक लाया एक्सट्रीम पोजीशन, अब वो यहाँ ऑसिलेट होगा, ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, पर ये लीनियर दिख रहा क्या? नहीं। अब कुछ कंडीशंस लेंगे जिससे हम इसको भी लीनियर मोशन कंसीडर कर पाएंगे। ध्यान दें, फर्स्ट थिंग, लेंथ रखेंगे हम लोग लार्ज, लेंथ शुड बी लार्ज। ठीक है, और यहां तो लेंथ कम है, देखो सीधा क्लियर दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कर्व है, और ये एंगल लार्ज है, लेंथ स्मॉल एंगल लार्ज। अब हम यहां करंट लेंगे, लेंथ रखेंगे लार्ज और एंगल लेंगे वेरी वेरी स्मॉल। दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये है हमारा एंगल थीटा। अब वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड इधर तक जाएगा, ऑसिलेट होगा समझो इस एक्सट्रीम पोजीशन तक। अब हम इसको अप्रोक्सीमेटली लीनियर मोशन कंसीडर कर सकते हैं। देख लो, तो सिंपल पेंडुलम को लीनियर एसएचएम कंसीडर करने के लिए हमने दो अजम्पशंस कंसीडर किए या दो कंडीशंस लगा रहे हैं, ऐसा बोलेंगे हम लोग। दो कंडीशन ले रहे हैं कि लेंथ शुड बी लार्ज एंड थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। लेंथ इज लार्ज एंड थीटा इज स्मॉल, तो ये कंडीशन हम लोगों को लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर लेंथ स्मॉल और एंगल लार्ज है तो क्लियर दिख रहा है कि ये लीनियर मोशन नहीं है, कर्व है। पर इससे भी ज्यादा रखेंगे लेंथ, ये तो हाफ मीटर ही होगी, हम लेंथ लेंगे 1 मीटर के करीब, यानी समझो बोर्ड पे वीडियो में तो आएंगे नहीं, इससे डबल लेंथ। और एंगल रखेंगे ये, तो जितना एंगल कम, सपोज अप्रोक्सीमेटली रखना है 10 डिग्री या उससे कम। ठीक है, अब एंगल है कम और लेंथ है ज्यादा, तो अब देखो अप्रोक्सीमेटली लीनियर लग रहा है यहां से, स्मॉल ऑसिलेशन है पर लीनियर है, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर मोशन। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, एंगल बहुत स्मॉल होना चाहिए, लेंथ लार्ज होनी चाहिए, और ये एक ही वर्टिकल प्लेन में है, कोनिकल पेंडुलम जैसे गोल नहीं घूमता, एक ही प्लेन में ऑसिलेट होगा। तो यहां याद रखिए, देख लो एक बार। तो अब हम सिंपल पेंडुलम को लीनियर एसएचएम की तरह ट्रीट करेंगे। लेंथ इज लार्ज and theta is very very small। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हम उस मोशन को लीनियर एसएचएम कंसीडर कर सकते। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, थीटा स्मॉल है तो एम्पलीट्यूड भी स्मॉल रहेगा। अब इस ऑसिलेशन को हम लीनियर एसएचएम कंसीडर कर सकते हैं। अब लेंथ इससे डबल लेंगे और एंगल यही रखेंगे तो और ज्यादा लीनियर लगेगा। ठीक है, देख लो इसके और इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर मोशन। देखो, तो लेंथ शुड बी लार्ज एंड थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। अगर ये कंडीशन है तो हम सिंपल पेंडुलम के मोशन को लीनियर एसएचएम कंसीडर कर सकते। ठीक है, और डायग्राम बेटा ऐसे निकालूंगा ना तो समझाने में मुश्किल जाएंगे, डायग्राम हम ऐसे ही निकालेंगे और कंडीशंस पहले ही बता दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ mg फिर mg cos थीटा mg sin थीटा दिखाऊंगा तो सब मिक्स हो जाएंगे इसमें, इसीलिए हमको ऐसी भी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। बट याद रखना, हम सिंपल पेंडुलम को लीनियर एसएचएम अगर कंसीडर करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन थी कि लेंथ शुड बी वेरी वेरी लार्ज एंड सेकंड कंडीशन इज, क्या है सेकंड कंडीशन? थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अब देखो आगे चलते हैं, पहले देखेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम डेफिनेशन। फिर लिखेंगे प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे कैसा है, तो सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ रहे हैं। हम ले रहे हैं अभी लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले मैंने बोला था कि ये कर्व्ड है पेंडुलम का मोशन, बट अगर हम लेंथ ज्यादा रखें और एम्पलीट्यूड कम या थीटा की वैल्यू कम रखें, लेंथ लार्ज
and theta should be very small, then the motion of simple pendulum can be considered as linear SHM। तब हम उसको linear SHM कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे आइडियल कैसा होना चाहिए था पेंडुलम, बट हम जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो सिंपल पेंडुलम कैसा है वो देखेंगे हम लोग। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉइंट मास, या एक सिंगल पार्टिकल होना चाहिए, या पॉइंट मास बोलेंगे, और वो होना चाहिए हेवी पॉइंट मास, या हेवी पार्टिकल भी बोल सकते हैं। यानी हमारे को एक ऐसा पॉइंट चाहिए, ये देखो ये पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट चाहिए या पार्टिकल चाहिए, पॉइंट मास बोलो या पार्टिकल बोलो, विच इज वेरी हैवी, ठीक है, एंड सस्पेंडेड विद, जैसे हमने पेंडुलम को सस्पेंड स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था, आलू का एग्जांपल धागे से सस्पेंड किया था, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट मास को धागे से सस्पेंड करेंगे। इट इज सस्पेंडेड विद स्ट्रिंग which should be inextensible and massless। इनएक्सटेंसिबल मतलब वेट लगाने के बाद उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने धागा लिया 1 मीटर का और फिर हमने यहाँ टाई किया हैवी मास। अब हैवी मास के वजन से अगर उसकी लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बदल जाएगा सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड का इक्वेशन पहले ले चुके हम लोग टाइम में, जब हमने डायमेंशंस लिए थे t = 2 pi √ L/g where L is the length। तो अगर ये मास लगाने के बाद उसकी लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। तो ये इक्वेशन बाद में डिराइव करेंगे हम लोग। ये डायमेंशन से डिराइव किया था हम लोगों ने, पर अब हम उसका एक्चुअल डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कैसा होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉइंट मास या हेवी पार्टिकल which is suspended with, सस्पेंड किया स्ट्रिंग से, suspended with massless and inextensible string, यानी ऐसी स्ट्रिंग जो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए और massless। पर इसमें दो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। कौन सी दो कंडीशन पॉसिबल नहीं है? एक तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल पॉइंट जो बहुत ज्यादा हैवी है, ये पॉसिबल नहीं है, और एक ऐसी स्ट्रिंग जो मासलेस हो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मासलेस स्ट्रिंग कहां से लाएंगे? ठीक है, स्ट्रिंग का मास कम रहेगा पर मासलेस नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसमें पॉइंट मास लेने का फायदा ये है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, यानी यहां सस्पेंड किया है, इस पॉइंट तक रहेंगी लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है, यहां तक रहेंगी लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये देख लो पहले आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन, ठीक है। Ideal simple pendulum consists of a heavy point mass or a heavy particle, जो पॉसिबल नहीं है, which is suspended with, जिसको हमको सस्पेंड करना है, massless and inextensible string, यानी ऐसी स्ट्रिंग से सस्पेंड करना है जो है massless और inextensible, ठीक है। inextensible तो हम ढूंढ लेंगे कि जो स्ट्रेच नहीं हो वेट लगाने के बाद, बट massless स्ट्रिंग नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है जहां क्रॉस लगाए, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्फीयर, स्मॉल मेटल स्फीयर, तो हम दिखाने के लिए भी थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, मेटल स्फीयर और हेवी मेटल स्फीयर नोन एज बॉब, इसको बोलेंगे बॉब। तो पॉइंट मास की जगह हेवी मेटल स्फीयर ले लिए, नोन एज बॉब। हेवी मेटल स्फीयर नोन एज बॉब, सस्पेंडेड विथ, अब ये भी स्ट्रिंग से सस्पेंड किया है, बट कैसी स्ट्रिंग है? इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है एंड लाइट, क्योंकि वेटलेस तो या मासलेस तो मिलने नहीं वाली, इसलिए हमने लाइट स्ट्रिंग लिया है जिसका मास बहुत कम है, और हमने इनएक्सटेंसिबल वैसी रखा है स्ट्रिंग को, और हेवी पॉइंट मास की जगह मेटल स्फीयर ले लिया है, नोन एज बॉब, हेवी मेटल स्फीयर नोन एज बॉब। देखो, तो ये है हमारा प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो, तो आइडियल क्या होना चाहिए था? एक सिंगल पॉइंट हेवी जिसको हमने यहाँ पे सस्पेंड किया है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक लेंथ बोला था, अब यहां से लेना है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ स्फीयर तक पूरी लेंथ रहेगी, तो इसमें हम धागे की लेंथ ऐड करेंगे और इस
स्फीयर की रेडियस ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ रहेगी L प्लस R, ये याद रखना। तो यहां पे तो सीधा मिल जाता कि धागे की लेंथ मतलब ही लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, इसीलिए हैवी पॉइंट मास प्रैक्टिकली होना चाहिए था। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मतलब धागे की लेंथ ही सिंपल पेंडुलम की लेंथ हो जाती। बट यहां पे देखो ये धागे की लेंथ और फिर आगे रेडियस ऑफ द स्फीयर ऐड करेंगे तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास यानी इसका स्फीयर का सेंटर वहां तक की पूरी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, यानी धागे की लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द स्फीयर मिलेगी हमको लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये देख लो एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बताता फिर आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन में ये डेफिनेशन लिखना है। टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं तो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बाद में, पहले इतना देख लो एक बार, फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लो फिर अपन प्रूफ पे चलेंगे। टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करना है तो 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए आ सकता कि डिराइव द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड पीरियड, और वो भी सामने समझाया था कि 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है, या पीरियडिक टाइम। तो वो टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालना है सिंपल पेंडुलम का। फिर से ध्यान से सुनो, पहले लिखना है आइडियल सिंपल पेंडुलम जो कि मिलने वाला नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा वो कंडीशन बताई दी है। डेफिनेशन सुनना एक बार फिर से। आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉइंट मास और हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड विद, जिसको सस्पेंड करना है स्ट्रिंग से, सस्पेंडेड विद मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से उसको सस्पेंड करना है। तो देखो फिर से, ideal simple pendulum consists of a heavy point mass or heavy particle suspended with massless and inextensible string। तो इसमें दो चीजें पॉसिबल नहीं है, एक ऐसा पॉइंट मास जो हेवी है एंड सेकेंड थिंग मासलेस स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ फायदा ये होता कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही हो जाती हमारी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम लेते प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। Practical simple pendulum consists of a small heavy metal sphere, small है पर heavy है, metal sphere known as bob, उसको bob नाम दिया है, suspended with light and inextensible string। inextensible string तो मिल जाएगी पर light यूज किया है हमने massless की जगह पर, यानी ऐसी स्ट्रिंग जिसका मास कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, नहीं तो पेंडुलम में उसका भी मास ऐड होगा ना, हैवी हो जाएगा, फर्क पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहां पे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहां से कहां तक लेंगे प्रैक्टिकल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से टू द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस विल बी टोटल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इक्वेशन डिराइव करेंगे, जो डायग्राम मैंने पहले निकाली थी वही डायग्राम निकालेंगे, देख लो एक बार। तो कंडीशन याद रखना, क्या कंडीशन लिया है हमने, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लार्ज एंड थीटा यानी एंगल या एम्पलीट्यूड बोल सकते इज वेरी वेरी स्मॉल, ये कंडीशन लिया है। एंड इट इज इन द सेम वर्टिकल प्लेन, यानी कोनिकल पेंडुलम जैसा सर्कुलर मोशन नहीं होना चाहिए उसका, सिर्फ ऐसा मोशन होना चाहिए, ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसका प्रूफ पर डायग्राम हम पहले ही समझा दिया मैंने आप लोगों को, डायग्राम हम लोग को छुट्टी निकालना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा लेंथ और स्मॉल एंगल में हम समझा नहीं पाएंगे, स्प्लिट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, तो इसलिए डायग्राम हम पहले जैसे ही निकालेंगे और कंडीशन याद रखना क्या किया है हम लोगों ने। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम और आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन याद रखना। अब देखो डायग्राम देखना ध्यान से, ये है हमारा सिंपल पेंडुलम, एट मीन पोजीशन वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन उसके एग्जैक्टली अपोजिट में, मीन पोजीशन पे, या मीन पोजीशन को बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, याद रखना। अब हम लेते हैं इधर एक्सट्रीम पे, या इधर भी ले सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है सिंपल, ठीक है, ये x
यहाँ से यहाँ तक, और ये है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम पूरी यहाँ से उसके सेंटर तक, सब काउंट करके कैपिटल एल लिखा है। अब वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन है अलोंग द स्ट्रिंग, और ये एंगल है थीटा मेड बाय द स्ट्रिंग। देखो ठीक है। नाउ देयर आर टू फोर्सेस। कौन से फोर्स है? टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग और सेकेंड फोर्स है mg वेट, या वेट mg। ठीक है, वेट mg इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में भी मैंने इसी डायग्राम से समझाया था आप लोगों को। तो यहाँ पे ये आएगा और एक ये रिजल्टेंट इज अलोंग द डायग्राम। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। सो दिस इज द फोर्स mg sin थीटा व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी वो है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने पहले लिखना है कि mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, mg cos थीटा, एक है mg sin थीटा, ऐसे लिखना है। देख लो, तो स्टेप बाद में मिटा देंगे, डेरिवेशन के स्टेप्स रखेंगे, पर ये लिखना है वेट को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में है या स्ट्रिंग के अलोंग ही है, एंड ये है परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अब डायग्राम में देखेंगे मीन पोजीशन पे तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। अब टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा? mg cos थीटा। तो ये दोनों बैलेंस फोर्स है, इसको भूल जाओ, इसको m को हटा दो एक बार, mg को, यानी ये तो हमने रिजॉल्व कर लिया है इसके दो कंपोनेंट में। तो mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस कर रहा, एक ही अनबैलेंस फोर्स बचा है। कौन सा बचा है अनबैलेंस फोर्स? दैट अनबैलेंस फोर्स इज mg sin थीटा which is directed towards the mean position। तो उसको हमने नाम दिया था F, यानी रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको वापस अपने मीन पोजीशन पे लेके आएगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस साइन आएगा बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस mg sin थीटा। डायग्राम पर से लिखना है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है, देख लो पहले यहां तक। तो पहले आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखो, फिर प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखो, फिर लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखो, फिर ड्रॉ करो डायग्राम। T टाइम पीरियड T से डिनोट करेंगे हम लोग, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते, कोई खास चेंज नहीं कर रहे, T डैश कर देते। टाइम पीरियड भी हम T से डिनोट करेंगे और टेंशन भी हम लोग T से डिनोट करते हैं। तो यहाँ टेंशन को हमने T डैश से डिनोट कर दिया, बस इतना फर्क है। ठीक है, मिक्स नहीं होना चाहिए इसमें। ये है T डैश, ये है T डैश। देखो, तो T डैश यानी टेंशन mg cos थीटा के साथ बैलेंस हो जाएगा। एक ही अनबैलेंस फोर्स बचा है which is directed towards the mean position। अभी हमने बोला है कि अगर आपको इस मोशन को, अच्छा ये थोड़ा सा मिटा देते, फिर यहां से शुरू करूंगा वापस, ये इक्वेशन लिख के फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ इतनी जगह में आएंगे, ठीक है, मिटा ही देते इसको, ये लिखना है पर थ्योरेटिकल। देख लो पहले मिटा था इसको, फिर थीटा शुड बी स्मॉल, याद रखना थीटा शुड बी स्मॉल एंड लेंथ शुड बी लार्ज, तभी हम इस मोशन को लीनियर कंसीडर करेंगे। अभी ये लीनियर नहीं दिखेगा, अभी ये कर्व दिखेगा, क्योंकि हमने लेंथ स्मॉल बताया, एंगल लार्ज लिया है, क्योंकि नहीं तो ये रिजॉल्व वगैरह करना, ये सब डायग्राम में हम दिखा पाएंगे क्या? नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए। ठीक है, डायग्राम तो ऐसी बनेगी, पर कंडीशन याद रखना, ये सब बीटा ग्राफ है। अब हम इसका आगे प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिराइव करो करके। ठीक है,
इज इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा। वहीं से शुरू करें ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, हमने पहले ही बोल दिया है थीटा स्मॉल होना चाहिए, थीटा इज very small. Now if theta is very small, we can say sin theta is approximately equal to theta, but theta काय में होना चाहिए, रेडियन में। 30 डिग्री तक ये एग्जैक्ट अप्लाई होता, 30 डिग्री तक, हम तो बोले 10 से भी कम रखो, पर 30 डिग्री तक ये लॉजिक अप्लाई होता है। जैसे एक एग्जांपल बताया था, 30 में एग्जैक्ट मैच नहीं होता, पर जितना आप स्मॉल एंगल लेंगे उतना अच्छे से मैच हो जाएंगे। जैसे हमको पता है sin 30 यानी 1/2 यानी 0.5, ठीक है। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो रेडियन में रखना, तो 30 नहीं लिखना, यहां लिखेंगे हम लोग π/6, रेडियन में, डिग्री की जगह साइन 30 इट इज 1/2। अब इसकी वैल्यू आ गई 0.5, एंगल की वैल्यू देखो, एंगल है 3.14 डिवाइडेड बाय 6, अप्रोक्सीमेटली 3 1 3 2 1/2 आ गया। तो इफ थीटा जितना कम रहेगा उतना ज्यादा मैच होगा वो, तो आप इससे कम 10 डिग्री ले सकते, पर 10 डिग्री में मत लेना, रेडियन में लेना। तो रेडियन में ये देखो, ये एंगल का आंसर कितना आ रहा, π/6 का, π/6 अप्रोक्सीमेटली 3.14 डिवाइडेड बाय 6 यानी अप्रोक्सीमेटली 1/2, और इसको आंसर भी है 1/2, देखिए 3.12 1/2, 30 बहुत बड़ा एंगल ले लिया हमने, तो 30 तक अप्रोक्सीमेटली मैच हो जाता है। जितना आप कम रखेंगे 30 से, यानी 10, 5 या 10 डिग्री या 10 डिग्री, आप करके देख लेना, 10 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180, तो इसको आप लिखना 3.142, पाई की वैल्यू 0 0 कैंसिल डिवाइडेड बाय 18। इसका सॉल्व करके आंसर निकाल लो, और हमारे लॉग बुक में साइन 10 की वैल्यू देख लो, अप्रोक्सीमेटली मैच हो जाएंगे, यानी एंगल का आंसर और साइन उस एंगल का भी लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। एक मिनट लॉग बुक क्या देखते हैं, नहीं बेटा लॉग बुक नहीं है, 30 का एग्जांपल बताया, समझ में आया। वैसे आप 10 डिग्री का घर पे करके देखना, इसका आंसर लिख लो 3.142 डिवाइडेड बाय 0.0 जो भी आएगा, और साइन 10 डिग्री में अपने लॉग बुक में ढूंढो, दोनों आंसर अप्रोक्सीमेटली मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का याद रखो, साइन 30 इज 1/2। अब इसको एंगल का आंसर निकाल रहे हैं, खाली जो एंगल है उसका आंसर देखो, 3.142 डिवाइडेड बाय 6, 3 1 3 2 अप्रोक्सीमेटली इसका भी 1/2 है। ये बड़ा एंगल है, इसकी वैल्यू पता थी इसलिए समझाने के लिए ले, 30 से जितना कम रहेगा 20, 10, 15, तो उतना ज्यादा वो वैल्यू मैच हो जाएंगे। तो हम साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, पर रेडियन में, ठीक है, याद रखो। नहीं तो बोलेंगे 30 और 1/2 का कोई मेल नहीं है, पर वो 30 डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में लेना है π/6। तो 10 का करके देखना आप लोग, फिर से बता, साइन 10 डिग्री, इसका आंसर आप लोग ढूंढ लो, आपको पता है 10 का 0 में देखना है, इसका आंसर लिख लो, ठीक है। दूसरा, अब इसका आंसर ढूंढना, 10 को हम कन्वर्ट कर लेते, थीटा को 10 डिग्री इंटू कर देंगे π/180, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट इज 3.142, पाई की वैल्यू 0 0 कैंसिल डिवाइडेड बाय 18। इसका आंसर जो निकलेगा वो यहां लिख लो, जो भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग, और इसका आंसर लिख लो, ये आंसर और ये आंसर मैच हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू रेडियन में और साइन थीटा की वैल्यू हम टेबल से ढूंढेंगे, वो दोनों मैच हो जाएंगे, यानी साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। हम ऐसे भी मनगढ़ंत नहीं कुछ भी ले रहे हैं, रूल से ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वहां पे 30 का एग्जांपल करके बताया, अप्रोक्सीमेटली मैच हो ही जाता है, ये देखो, और वो तो बड़ा एंगल है तो भी मैच हो रहा है, जितना आप कम रखेंगे एंगल उतना अच्छे से मैच हो जाएगा, एग्जैक्ट मैच होगा। sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो यहां लिखेंगे देखो f इज इक्वल्स टू माइनस mg इनटू थीटा। अब बचपन वाला फॉर्मूला या स्टार्टिंग में बताया था जब हमने प्लेन एंगल का स्टडी किया था, फर्स्ट वीडियो ही था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, थीटा का फॉर्मूला ये देखो, इट इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल, वर्टिकल सर्कल का पार्ट है समझो ये, और हमने यहां से यहां तक ही निकाला है ऐसे, देखो ये यहां तक पेंडुलम लेके गए, अब यहां वो ऑसिलेट होगा, तो इट इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये एंगल है वर्टिकल सर्कल, ये एंगल है थीटा, ये है x
और ये रेडियस r, याद है फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे। तो थीटा की जगह लिखेंगे आर्क, आर्क मतलब ये x और रेडियस मतलब यहाँ पे है हमारी लेंथ l, तो यहाँ लिखेंगे x अपॉन l। देख लो एक बार ध्यान से, सर्कल वाला ये है, वर्टिकल सर्कल का ही पोर्शन है ये, यानी इसको मैं अगर ऐसे कंप्लीट कर लूं ये ऊपर से यहाँ तक, तो वर्टिकल सर्कल ही बनेगी। तो इट इज द सेक्शन ऑफ अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल का पार्ट है, ये x है जो यहाँ दिख रहा है, ये रेडियस है, तो उसको हम l कर देते हैं यहाँ पे। तो थीटा का फॉर्मूला हमने प्लेन एंगल में देखा था, आर्क अपॉन रेडियस, तो वही लिखा है। अब देखो m मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, x बदल रहा खाली, यहां से दूर जा रहा, फिर यहां से पास आ रहा, तो x की वैल्यू चेंज हो रही, तो हम ऐसा बोल सकते हैं force is directly proportional to displacement and force is always directed towards the mean position। ये किसकी डेफिनेशन आ गई? लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन आ गई। पर हमने कंडीशन लिया है, ये देखो ये मेन कंडीशन है, लेंथ होना चाहिए लार्ज एंड थीटा शुड बी स्मॉल, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो थीटा इज वेरी स्मॉल एंड लेंथ इज वेरी लार्ज, तो प्रूफ हो गया कि force is directly proportional to displacement, means we can say that this pendulum is performing linear SHM if condition theta is very small, इसको हटा देते, theta is very small and length is very very large। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तो देखो आंसर क्या आ गया, हम बोल सकते हैं ये जो मोशन है वो लीनियर एसएचएम है, उसकी डेफिनेशन आ गई। तो ये हो गया प्रूफ पहले लीनियर एसएचएम। अब टाइम पीरियड का इक्वेशन देखते हैं आगे। अब सिंपल है, टाइम पीरियड का इक्वेशन देखो, p is equals to 2 pi अपॉन ओमेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, देखो इसकी जगह हमने ऐसे लिखा था t is equals to 2 pi अपॉन में ओमेगा की जगह एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक बार बता देता, ये टाइम पीरियड का इक्वेशन हम लोगों ने देखा है, नोट्स में भी है, वीडियो में भी है, याद होगा आप लोगों को। फिर से एक बार बता देता कि ओमेगा का आंसर ये कैसे आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इज अंडर रूट, सॉरी ओमेगा इज k बाय m, स्क्वायर हटा देंगे तो इसको डाल दिया रूट। k क्या था? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, k इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में मास, फोर्स अपॉन मास यानी एक्सीलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो ये है एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो तो टाइम पीरियड का हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन वाला, ये ऑसिलेशन में भी वही लगेगा, पहले समझाया t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और हमने ये वैल्यू डाल के वो भी इक्वेशन लिखा था t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा की जगह k बाय m, तो ये हो जाएगा m अपॉन, स्प्रिंग के लिए ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। और अभी फिलहाल हमारे लिए ये काम है, कैसे आया देखो, एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, वही वर्ड्स में लिखा है। देख लो पहले यहाँ तक, ये अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ से कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन को नंबर दे दिया, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया था, चलो इसको 1 दे देते, इसको 2 कर देते। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, हाँ फोर्स की जगह लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला बेसिक माइनस mg साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा कहते हैं थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह हमने डाला था x अपॉन l, तो यहाँ पे भी वही लिख लेते x अपॉन l, ठीक है। थीटा की जगह x अपॉन l, इसको इक्वेशन 2 की जगह इसको डाल दो। इक्वेशन 2 इंप्लाइज फोर्स की जगह लिखा है मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस mg x अपॉन l, वो वैसे। अब क्या कैंसिल होगा देखो, ये m और ये m कैंसिल, ध्यान से देखना, ये है एक्सेलरेशन और अपॉन में ये x मतलब डिस्प्लेसमेंट, इट इज माइनस g बाय l। निगेटिव साइन नहीं लेंगे, निगेटिव साइन का काम इतना था खाली कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन,
तो वो छोड़ देंगे, तो टाइम पीरियड का आंसर देखो क्या बनेगा, 2 पाई अपॉन एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब g बाय l, माइनस छोड़ देंगे, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब ये, इसकी जगह लिखेंगे g बाय l, तो ये अंडर रूट में आ गया g अपॉन l। इट इंप्लाइज टाइम पीरियड का इक्वेशन हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये l ऊपर आ जाएगा, अच्छा ऐसे नहीं लिखते, सीधा ही g अपॉन l। फिर से देखो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसको सिंपलीफाई किया हमने सेकंड इक्वेशन को, मास कैंसल, एक्सेलरेशन ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, तो ये है एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी जगह लिखेंगे g बाय l, ये डाल दिया g बाय l, ठीक है, l ऊपर कर देंगे, तो इट इज अंडर रूट l बाय g आ गया। दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, इतना डेरिवेशन है। और उसके पहले जो थ्योरेटिकल लिखा था वो, दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। यहाँ पे भी t यूज करने वाले थे, इसीलिए मैंने टेंशन को t डैश कर दिया था यहाँ, ठीक है, देखिए। So this is the equation for time period of simple pendulum. सिंपल है, ये पहले भी समझाया था कि mg sin थीटा वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी को वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ लाएगा, वहीं से शुरू करना है। कंडीशन मेन जो है वो थीटा स्मॉल है, तो sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, थीटा का फॉर्मूला लगाना है आर्क अपॉन रेडियस, ये मिल गया। फिर टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो इसको चेंज करेंगे, तो ये एक्सेलरेशन और अपॉन में आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इसकी जगह ये लिखा है g अपॉन l, माइनस साइन नहीं लिया है, माइनस साइन खाली डायरेक्शन के लिए तो हटा है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के लिए आ सकता, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिराइव द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, या ऐसा भी आ सकता, अंडर सर्टेन कंडीशन शो दैट सिंपल पेंडुलम इज लीनियर एसएचएफ, तो कंडीशन क्या लिया, थीटा इज वेरी स्मॉल, और यहां प्रूफ हो गया इट इज लीनियर एसएचएफ, आप लोग लिख सकते हैं यहां लीनियर एसएचएफ, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, लीनियर एसएचएफ में प्रूफ हो गया। एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो इसको तो कुछ और भी बताना है इसके बारे में, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है और कुछ लॉज बताने हैं, वो देखते, पहले इतना देखो। फिर से बोल रहा अजम्पशंस याद रखना है, ये करते समय हमने कंडीशन बोलो, मेन कंडीशन क्या लिया, लेंथ शुड बी वेरी लार्ज, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल एंड इट शुड बी इन सिंगल प्लेन, यानी उसी प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है टू एंड फ्रो, सर्कुलर मोशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कोनिकल पेंडुलम बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 कंडीशन याद रखना, सिंगल प्लेन होना चाहिए, थीटा स्मॉल होना चाहिए, लेंथ लार्ज होनी चाहिए। देखो फिर आगे चलते हैं, तब नोट डाउन करो, फिर इसको मिटाना है। So this is the equation for time period of simple pendulum. इसको मिटा रहे हैं, फिर लिखते हम लोग, देखेंगे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। डेरिवेशन सिंपल है, एक बार लिख के देख लेना, ठीक है। अब लेंगे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देख लेना। चलो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम लेते हैं, ये भी लीनियर एसएचएफ ही है, ध्यान रखना। लीनियर एसएचएफ की जो इक्वेशन हमने पहले डिराइव की है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, सब अप्लाई होंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। अब फिर से इक्वेशन लिख रहा है टाइम पीरियड का, लॉज ले लेते, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो लॉज लिखने से पहले याद रखना, पहले इक्वेशन लिखना क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। 2 मार्क के लिए लॉज अलग से आ सकते हैं, तो बोलना t है टाइम पीरियड, l इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ लेंथ, लेंथ पे डिपेंड कैसे करेगा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। जो लिखा है वो वर्ड्स में बोलना है बस, और इक्वेशन पर से ही लिख रहे हैं हम लोग, तो लॉस लिखने से पहले इक्वेशन लिखना मत भूलना, पहले इक्वेशन लिखो उसके बाद लॉस लिखो। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखना फिर लॉस। पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। सेकंड g acceleration due to gravity, law of acceleration due to gravity है, t is inversely proportional to
square root of acceleration due to gravity. Inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. देखो दो लॉज हुए, एक बार फिर से बता देता हूं। इक्वेशन लिखना, लॉज लिखते समय इक्वेशन पर से लिखना है, और ये ऐसे नहीं लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, and time period of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. तो ये याद रखना, अर्थ पे अगर है और लेंथ बड़ा है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, लेंथ कम किए तो टाइम पीरियड भी कम होगा। जी की वैल्यू कब चेंज होंगी? जब हम अर्थ से मान लो मून पे चले गए, अर्थ से मान लो मून पे चले गए, तो मून पे जी की वैल्यू कम है तो वहां टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन, जहां जी की वैल्यू कम टाइम पीरियड ज्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास। इक्वेशन में कहीं मास दिख रहा है क्या आप लोगों को? मास ऑफ द बॉब नहीं, तो ये मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करेगा, पूरा लिख देते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, कट करेंगे, डज नॉट डिपेंड। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मान लो एक है सॉलिड आयरन से बना हुआ, ये जो स्फीयर है ये आयरन से बना हुआ, और दूसरा सेम वुड से बना हुआ, ये वुड से बना हुआ और ये आयरन से बना हुआ है, Fe। लेंथ दोनों की सेम है, इसकी भी L इसकी भी L, यानी यहां से लेके इसके सेंटर तक, यहां से लेके इसके सेंटर तक दोनों की लेंथ सेम है। अब डेफिनेटली इसका मास ज्यादा है जो आयरन से बना है, और इसका मास कम है जो वुड से बना हुआ है, पर दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। किसी ने पूछा लेंथ सेम है तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? तो बोलना किसी का ज्यादा कम नहीं रहेगा, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। ठीक है, या फिर ये आयरन से बना है सॉलिड और ये हॉलो आयरन से बना है, दोनों की रेडियस सेम है, लेंथ भी सेम है समझो, तो अब किसका ज्यादा रहेगा टाइम पीरियड? किसी का नहीं, फिर से मास का ही फर्क है, ये हॉलो है ये सॉलिड है, दोनों आयरन से बने हुए हैं, याद रखना, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, याद रखो। So time period of simple pendulum does not depend on mass of the ball. And third thing, fourth, does not depend on amplitude. एम्पलीट्यूड पे भी कुछ नहीं डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड नहीं करेगा समझना, इक्वेशन में एम्पलीट्यूड है क्या? नहीं, तो टाइम पीरियड सिर्फ एल और जी पे डिपेंड करेगा, एल के साथ स्क्वायर रूट है डायरेक्ट वेरिएशन और जी के साथ स्क्वायर रूट में इनवर्स वेरिएशन, ध्यान रखना। अब ध्यान दो, एम्पलीट्यूड, आप एम्पलीट्यूड कम रखेंगे वेलोसिटी कम रहेगी, टाइम उतना ही लगेगा, आप एम्पलीट्यूड ज्यादा रखेंगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, पर एक ऑसिलेशन के लिए टाइम उतना ही लगेगा। देखो तो ये दो याद रखो इक्वेशन पर से, इक्वेशन में ना मास है ना एम्पलीट्यूड है, कैपिटल ए है नहीं है, एम है नहीं है, तो दे डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्क्वायर रूट बोलना मतलब दोनों भी इसको। नाउ फ्रीक्वेंसी, time taken by the simple pendulum to complete one oscillation is called period and number of oscillation in 1 second is called frequency। वही definition, फॉर्मूला हम लोगों को पता है, n is equals to 1 upon t। so n, अच्छा ये लॉस में नहीं लिखना है, ये अलग टॉपिक बता रहा फ्रीक्वेंसी, तो इसको रिवर्स करके लिखते हैं, तो 1 upon 2 pi under root g upon n, this is the equation for frequency। लॉस हो गए 4 ये, और ये अलग से याद। फ्रीक्वेंसी देख लो एक बार, फिर आगे चलो, नोट डाउन करो इतना, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन, टाइम पीरियड का डेरिवेट कर लिया पूरा, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन देख लो। फ्रीक्वेंसी का भी डिराइव करने के लिए आया तो पहले टाइम पीरियड का डिराइव करना, फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना। कंफ्यूज करने के लिए बोल देंगे डिराइव द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, फिर तुम बोलेंगे अरे बाप रे सर ने तो टाइम पीरियड का पढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी का कैसे करेंगे? पहले टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करो, फिर n = 1 upon t लिख दो, फ्रीक्वेंसी का आंसर मिलेगा।
लॉज याद रखो, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, मतलब इसी रिलेटेड है पेंडुलम से। ऑसिलेटरी मोशन आगे बहुत जगह काम आने वाला है हम लोगों को, इसके इक्वेशन बोलो या इसके कॉन्सेप्ट बोलो, आगे भी काम आएंगे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आगे के लिए। अब हम ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम की जगह हेडिंग कर रहे हैं सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, यानी एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में कंप्लीट होगा? 2 सेकेंड में। अच्छा, हमको नहीं है पर याद रखना, किसी ने बोला क्लॉक पेंडुलम, घड़ी वाला पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम, तो उसका एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट होता है। भाई न्यूमेरिकल में आया क्लॉक पेंडुलम तो उसका टाइम पीरियड लेना 1 सेकेंड। क्लॉक पेंडुलम आया तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड। अगर बोला सेकेंड्स पेंडुलम तो डेफिनेशन लिखना, सेकेंड्स पेंडुलम इज दैट पेंडुलम, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। ये लिख दिया, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। पी की वैल्यू डालेंगे 2, इट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 और 2 कैंसिल, तो 1 बचेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया पाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा एल अपॉन जी। सो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा सेकेंड्स पेंडुलम का g अपॉन पाई स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर एंगल, अप्रोक्सीमेटली, या एग्जैक्ट बोलेंगे तो इट विल बी 0.994 मीटर। अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर याद रख सकते हैं, सॉल्व नहीं करना है पर याद रखना। तो व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम? इट इज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, यानी ऐसा पेंडुलम जिसका एक ऑसिलेशन, यहां से शुरू करेंगे, इधर गया, वापस वहां आ गया, 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। जिस पेंडुलम के एक ऑसिलेशन को 2 सेकंड लगेंगे उस पेंडुलम को बोलेंगे सेकेंड्स पेंडुलम। इट इज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, यानी उसके एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड्स। ठीक, तो यहां सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ को LS से डिनोट कर सकते, छोटा सा s। दिस इज द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, या एग्जैक्ट बोलेंगे तो 0.994 मीटर आएगा। g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10, पाई स्क्वायर भी अप्रोक्सीमेटली 10, 1 लिख सकते हैं, पर ये ध्यान रखना खाली लिखना नहीं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता कि डिफाइन सेकेंड्स पेंडुलम, द पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, यानी ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसको हम बोलेंगे सेकेंड्स पेंडुलम। एंड डिराइव इट्स इक्वेशन फॉर लेंथ, ये लेंथ का इक्वेशन हो गया g अपॉन पाई स्क्वायर। या लेंथ निकालो बोलेंगे तो सॉल्व कर लेना, g की वैल्यू क्या डालेंगे? 9.8 और इसकी वैल्यू 3.142, उसका स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो यहां लिख लेना। दिस विल बी लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, अप्रोक्सीमेटली 0.994 या 1 मीटर के क्लोज आएंगे। तो दिस इज सेकेंड्स पेंडुलम, नोट डाउन करो कंडीशन। देखो अब ये लास्ट टॉपिक है, समझो, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, कंपैरिजन बोल सकते हैं या डिस्टिंग्विश बिटवीन बोल सकते हैं, सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स यानी सर्कुलर मोशन में देख चुके हैं, तो अभी फिर डायग्राम बना देता वापस से। देखो तो इसमें भी सिंपल पेंडुलम जैसी अरेंजमेंट है, बॉब है, पर वो ऑसिलेट होने की जगह नीचे सर्कुलर मोशन में है वहां पे, इसीलिए हमने इसको कोनिकल पेंडुलम बोला था, क्योंकि इट रिजेंबल द शेप लाइक दैट ऑफ अ कोन। ये हाइट h, ये लेंथ यहां से यहां तक l, ये बॉब है समझो। यहां धागे में टेंशन T डैश, यहां वेट है mg। सो हम टेंशन को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये एक कंपोनेंट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर और एक ये कंपोनेंट T डैश को इधर कर, T डैश के 2 कंपोनेंट, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल रहेगा थीटा, तो ये कंपोनेंट है T डैश
cos थीटा और ये कंपोनेंट है t डैश sin थीटा. So t डैश sin थीटा is that component जो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है. इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. हो चुका है हमारे यहाँ t cos थीटा बैलेंसेस द वेट mg और t डैश cos थीटा बैलेंसेस द वेट mg. तो इसका टाइम पीरियड का इक्वेशन, पहला फर्क आप यही लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का इक्वेशन t इज 2 पाई, इसमें लिखा था अंडर रूट l cos थीटा अपॉन g, कोनिकल पेंडुलम पे टाइम पीरियड का इक्वेशन. और यहाँ आप टाइम पीरियड का इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया था वो लिख सकते हैं t इज 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. पहला डिफरेंस यही याद रखो, टाइम पीरियड. देखिए डायग्राम नहीं बना रहे, वो तो मैंने बना दिया, यहाँ बता दिया मैंने. वहां हमने mg को रिजॉल्व किया था, यहाँ हमने टेंशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था. t cos थीटा बैलेंसेस द वेट एंड t sin थीटा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. देख लो पहले ये पॉइंट देख लो. तो पहला पॉइंट यही लिखना है आप लोगों को, इक्वेशन लिख लो सिंपल. सबसे पहला पॉइंट कंपैरिजन का इक्वेशन लिखो, ठीक है. सेकंड पॉइंट, यहां पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. सेकंड पॉइंट यहां लिखेंगे हम लोग कि ये परफॉर्म कर रहा वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अभी बताया था इट इज द सेक्शन ऑफ, या सेक्शन लिख लो, इट इज द सेक्शन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है यहाँ पे. इट इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. और यहाँ वर्टिकल बताया था, इट इज द सेक्शन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. फिर से बताया था, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है. अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ ऐसा, तो इट इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो दूसरा पॉइंट ये हो गया. जो डायग्राम पर से दिख रहा वो लिखना है, लर्न करने की जरूरत नहीं बेटा. फिजिक्स आप लोगों को शायद लगेगा नहीं, फिजिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर उसको अच्छे से किया जाए तो. लर्न करने से अच्छा कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे तो फिर लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है, लर्न नहीं कर सकते, समझ के करना. पहला तो टाइम पीरियड वाला लिख लिया, दूसरा तो हमने बोल दिया ये सर्कुलर मोशन में है, ये रहा सेकंड पॉइंट. यहां लिख लिया इट इज अ सेक्शन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. देखो सिंपल है. थर्ड पॉइंट देखो, याद रखना ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है. वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट इज परफॉर्मिंग यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर कांस्टेंट. ठीक है, बोथ आर कांस्टेंट. देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन यही है, बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. स्पीड कांस्टेंट है मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्राउंड के क्लोज है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो. ये जबकि अब हमने यहां देखा था कि कहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कहीं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर नॉट कांस्टेंट. कांस्टेंट नहीं है, तो क्या कांस्टेंट है? टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. देख लो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं. तो यहां तो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है. सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन याद करो. पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्राउंड के क्लोज है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है. अदरवाइज हाइट पे है तो वो भी हम कांस्टेंट बोलेंगे. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है. जबकि यहाँ हमने पहले ही बताया कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो. बीच में काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेंगी. एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, दोनों चेंज हो रहे हैं. बट ये प्रूफ किया था हम लोगों ने कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. ये एक थर्ड पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं. देख लो एक बार. तो ये 2 पॉइंट हो गए, सॉरी 3 पॉइंट हो गए. देख लो, एक तो इक्वेशन है, फिर एक हमने बोला ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है और ये सेक्शन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. देख लो एक बार. यहां पे जो गवर्निंग फोर्स है जिसकी वजह से ये परफॉर्म हो रहा, तो फोर्थ वाला पॉइंट हम लोग यहां लिख लेते. फोर्थ वाला पॉइंट जो गवर्निंग फोर्स है जिसकी वजह से ये परफॉर्म हो रहा, वो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T डैश sin थीटा, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा.
और यहां जो गवर्निंग फोर्स है वो mg का कंपोनेंट है एंड इट इज mg sin थीटा। इसकी वजह से ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहा है और यहां इसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहां गवर्निंग फोर्स जिसकी वजह से ये हो रहा वो है t sin थीटा या t डैश sin थीटा, टेंशन t डैश से डिनोट करेंगे यहां पे भी, व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से वो सर्कल में है और ये वो फोर्स है mg sin थीटा जिसकी वजह से ये ऑसिलेशन में है। तो यहां गवर्निंग फोर्स है टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, यहां गवर्निंग फोर्स है वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा। ये भी एक पॉइंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट, जब हमने ये लिया था तब भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप इसको गोल घुमाते घुमाते हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकते। हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं जा सकते मतलब, अच्छा ये मिटा देना फिर वो समझा। पहले ये 4 पॉइंट देख लो फिर से एक बार। एक, टाइम पीरियड का इक्वेशन। सेकंड, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। सेकंड यहां लिखा है इट इज द सेक्शन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फिर हमने बोला है कि यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट, जबकि इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहे, कांस्टेंट नहीं है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। यहां गवर्निंग फोर्स है टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, दैट इज t sin थीटा, सॉरी t डैश sin थीटा। यहां गवर्निंग फोर्स है वेट mg का कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट कौन सा, mg sin थीटा, जिसकी वजह से ऑसिलेशन परफॉर्म हो रही है। यहां इसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। एक और पॉइंट बता देता लास्ट, वो देख लेते। ठीक है, तो ये मिटा देते, डायग्राम बनाना नहीं बेटा, कंपैरिजन में डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि याददाश्त आती क्या वापस। देखो, इसको आप खींच के यहां तक लेके जा सकते हैं, यानी स्ट्रिंग को आप यहां तक ला सकते हैं, यानी थीटा आपको क्या रख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। सिंपल पेंडुलम में थीटा आप 90 डिग्री भी रख सकते हैं, यहां तक ला सकेंगे, फिर वो ऑसिलेट होकर वहां तक जाएगा, फिर ऐसे ऑसिलेट होगा, चलेगा 90 डिग्री हो सकता। पर यहां गोल घुमाते घुमाते उसको आप हॉरिजॉन्टल नहीं ला सकते स्ट्रिंग को। क्यों, देखो थीटा, ये वहां पे भी बताया था मैंने, देखो cos थीटा यानी cos 90, यानी ये भी अगर घूमते घूमते ऐसे हॉरिजॉन्टल करना है हम लोगों को तो cos 90 इज 0। अगर ये 0 हो गया तो टाइम पीरियड इज, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर वो समझ में आता नहीं, देखो ध्यान रखना, L cos थीटा अपॉन g, या फ्रीक्वेंसी के साथ करके देख लो, फ्रीक्वेंसी के साथ बताया था, फ्रीक्वेंसी के साथ भी करके देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट g अपॉन L cos थीटा, वहां फ्रीक्वेंसी से बताया था, एक ही बात है, उससे भी कर सकते हैं। cos 90 हॉरिजॉन्टल अगर सर्कल हो गया, ऐसे घुमाते घुमाते इसको बढ़ाते जाओ और ऐसे सर्कल हॉरिजॉन्टल, तो एंगल हो जाएगा ये 90, cos 90 इज 0, अपॉन में 0 आ रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी। तो टाइम पीरियड 0 बोलो या फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी, एक ही बात है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखना, सिंपल पेंडुलम में आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं 90 डिग्री, पर इसको गोल घुमाते घुमाते आप जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा और दूर जाएगा और थोड़ा दूर जाएगा, पर इतने जोर से हम घुमा ही नहीं सकते कि वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी यहां रोटेट हो, ऐसे ऐसे रोटेट हो, बांधा हुआ यही है, पर जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे दूर जाएगा, ठीक है, फ्लैट होते जाएगा और थोड़ा फ्लैट होगा, पर आप इतने ज्यादा स्पीड से घुमा ही नहीं सकते कि वो हॉरिजॉन्टल हो गए। उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या लगेगी, इनफाइनाइट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्लास पॉइंट याद रखना। तो स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स एंगल पर ही रहेगी, वो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ 90 डिग्री तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखो तो यहाँ स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती, जबकि यहाँ स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो सकती। तो यहाँ हमारा सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जो भी था पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर एसएचएम शुरू करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको।